Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences, and today we will study about पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसे हम HMP शंट भी कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज एन अल्टरनेटिव पाथवे और ग्लूकोज। अब देखो, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन नॉर्मली रेस्पायरेशन के द्वारा, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर एक अल्टरनेटिव पाथवे भी है जिसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, अल्टरनेटिव पाथवे, आल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो इसको हम HMP यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए मेटाबॉलिक पाथवे पैरेलल टू ग्लाइकोलाइसिस। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी ग्लाइओक्जिलेट साइकिल के बारे में। वहाँ पर हमने देखा कि ग्लाइओक्जिलेट क्या होता है। ग्लाइओक्जिलेट साइकिल क्रेब्स साइकिल का अल्टरनेटिव हो सकता है। और यहाँ पर आज हम देखेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे किसका होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का अल्टरनेटिव या पैरेलल होता है। जिस प्रकार के उसमें बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो इसमें भी कुछ इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस के जैसे बनते हैं। जैसे ग्लाइओक्जिलेट साइकिल में कुछ इंटरमीडिएट्स क्रेब्स साइकिल के जैसे बन रहे थे, उसी प्रकार से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी ग्लाइकोलाइसिस के जैसे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल टू ग्लाइकोलाइसिस। द एंजाइम ऑफ HMP आर लोकेटेड इन द साइटोसोल एंड इन प्लास्टिड्स। तो इसके एंजाइम में भी कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो नॉर्मली इसके एंजाइम साइटोसोल में पाए जाते हैं और प्लास्टिड्स में भी इनके एंजाइम पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह में इनके एंजाइम पाए जाते हैं। इट जनरेट्स NADPH एंड पेंटोजेज 5 कार्बन शुगर एज वेल एज राइबोज 5 फॉस्फेट, ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के द्वारा क्या होता है, एक तो NADPH का निर्माण होता है और साथ में पेंटोज शुगर्स का निर्माण होता है। तो NADPH का हमें पता है रिडक्शन में काम में आता है, और 5 कार्बन जो पेंटोज शुगर है वो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करने के लिए मेन कंपोनेंट होती है पेंटोज शुगर, तो इनका यूज में लिया जाता है। अब देखते हैं HMP पाथवे किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो देखो, ये है हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सबसे पहले उसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। इस एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, और इस दौरान क्या होता है, एक NADPH का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है, और फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट लास्ट में राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और इस दौरान क्या होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। देखो, यहाँ तक तो क्या होता, यहाँ पर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। अब लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्बन निकला CO2 के रूप में, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया है, जिसका नाम क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और इस दौरान भी क्या होता है, एक NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो 2 NADPH का फॉर्मेशन हुआ। तो ग्लूकोज से लेकर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, यानी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। तो इस दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो आगे क्या होता है, अब इसके आगे नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलती है। तो इसमें क्या होता है, अभी जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अब देखो यहाँ पर यदि 3 ग्लूकोज लेते हैं तो यहाँ पर 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेंगे, यदि 6 लेंगे तो 6 बन जाएंगे। अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट अपने एपीमर्स बनाते हैं। तो राइबोलोज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल तो जाइलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जाइलोज 5 फॉस्फेट का और एक मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट का मिलकर ट्रांसकीटोलेज, यहाँ पर टीके जो लिखा हुआ है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट शुगर का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो, ये यहाँ पर कैसा हुआ, जाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट कैसी है, 5 कार्बन शुगर है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन। अब लेकिन जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के द्वारा क्या हुआ, ये दोनों कंडेंस होकर
या एक तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन वाली शुगर और एक सीडोहेप्टुलेज जो 7 कार्बन वाली शुगर है। तो यहाँ पर भी टोटल 10 कार्बन थे, तो यहाँ पर भी टोटल कितने हो गए, 7 और 3 10 कार्बन हो गए। अब देखो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट क्या करते हैं, कीटोएल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये दोनों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों रिएक्शन करते हैं और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमें पता है 6 कार्बन वाली शुगर है और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन वाली शुगर है, तो यहाँ पर भी 10 कार्बन हो गए। अब देखो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है। जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर एक इंटरमीडिएट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या कर सकता है, ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ से भी एंटर कर सकता है। अब ये जो बचा हुआ इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, अब ये इरिथ्रोज फॉस्फेट यहाँ पर पहले बचा हुआ था हमारे पास एक जाइलोज फॉस्फेट, जाइलोज 5 फॉस्फेट, इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, यहाँ पर कितने 5 कार्बन वाली शुगर। तो 4 कार्बन वाली और 5 कार्बन वाली शुगर आपस में रिएक्ट करके एक तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करती है और एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण करती है। तो ये 6 कार्बन वाली हो गई और ये 3 कार्बन वाली। तो ये यहाँ पर कितने कार्बन थे, 4 और 5 9, और यहाँ पर कितने हो गए, 3 और 6 9। तो 9 कार्बन वैसे की वैसे मिल गए हमें। तो शुगर कौन सी बन गई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी ग्लाइकोलाइसिस में एक इंटरमीडिएट है, तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी यहाँ से डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है। तो अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यहाँ पर ये एक और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ये भी डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है। या क्या होता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बने हैं ये वापस से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब हम इसको और डिटेल से देखते हैं किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का साइक्लिक पाथवे है। तो किस प्रकार से देखो स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमने देख लिया था कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन में। अब यहाँ पर एक NADPH का भी निर्माण होता है, तो ये भी 6 कार्बन वाला था, ये भी 6 कार्बन वाला था। अब ये 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर एंजाइम है 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोनेज, तो यहाँ पर यह 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्या है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन है यहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पर एक CO2 निकलेगा और यहाँ पर ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बने, इनका इंटर कन्वर्जन राइबोज 5 फॉस्फेट में और जाइलोज 5 फॉस्फेट में हो जाता है। अब देखो क्या होता है, ये राइबोज 5 फॉस्फेट और ये जाइलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलकर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, एक तो 3 कार्बन वाली शुगर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक 7 कार्बन वाली शुगर सीडोहेप्टुलेज। अब ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना है, ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट फिर से जाइलोज 5 फॉस्फेट से रिएक्शन करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण कर सकता है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक साइकिल में एक कार्बन मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर 6 साइकिल चलते हैं। तो 6 साइकिल में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है, एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए अल्टरनेटिव पाथवे है। यदि देखिए तो इसके इंटरमीडिएट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के जैसे बनते हैं। कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में भी होते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा, एक तो बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो डायरेक्ट किस में एंटर कर सकता है, ग्लाइकोलाइसिस में, और एक बना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी किस में, डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है ये भी क्या होता है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता, डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है जो ग्लाइकोलाइसिस में भी बनते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की पैरेलल चलता है। साथ ही साथ में इसमें वेराइटी ऑफ शुगर्स बनती हैं। वेराइटी ऑफ शुगर्स यानी यहाँ पर देखो 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है, हमें पता है पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड्स का मेन कंपोनेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेराइटी ऑफ शुगर्स बनती है जो अलग अलग बायोसिंथेसिस में यूज में आती हैं, अलग अलग साइकिल्स में
एंटर कर सकती है। तो अब देखो लास्ट में देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ HMP कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस देखो NADPH फ्रॉम द HMP सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस के दौरान ये जो NADPH बनते हैं, इसमें HMP के दौरान ये जो NADPH बनते हैं, हमें पता है NADPH क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का रिडक्शन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बायोसिंथेसिस चलते रहते हैं बॉडी में, सेल्स में। तो वहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है और उनका रिडक्शन कर देती है। द पाथवे प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सुगर्स विच कैन बी यूज इन डिफरेंट बायोसिंथेसिस। तो हमने ये पहले ही बात कर ली कि इसमें वेराइटी ऑफ सुगर्स बनती है, जैसे 3 कार्बन वाली शुगर, 4 कार्बन वाली शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, 6 कार्बन वाली शुगर, 7 कार्बन वाली। तो इसमें क्या वेराइटी ऑफ शुगर्स बनती है और ये वेराइटी ऑफ शुगर्स अलग अलग डिफरेंट बायोसिंथेसिस में यूज में आ जाती है। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड एंड विटामिन B6। देखो इसमें इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एक 4 कार्बन वाली शुगर बनती है, इसका यूज कहाँ पर कर लिया जाता है, एरोमेटिक एमिनो एसिड के सिंथेसिस में और विटामिन B6 के सिंथेसिस में ये यूज में आती है। नेक्स्ट है पेंटोज शुगर इज मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमें पता है जब न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है तो न्यूक्लियोटाइड में मेन कंपोनेंट क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। तो पेंटोज शुगर क्या काम में आ जाती है, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में काम आ जाती है। नेक्स्ट है RUBP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखो ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जब प्लांट्स में चलता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक RUBP का निर्माण होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट शुगर का निर्माण होता है। तो ये शुगर क्या होती है, CO2 का एक्सेप्टर करती है। जब केल्विन साइकिल चलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वहाँ पर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होती है वो क्या होती है, RUBP। तो ये भी 5 कार्बन वाली शुगर होती है, तो वहाँ पर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कैन एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस। हमें पता है यहाँ इस दौरान एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन वाली शुगर भी बनती है जो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकती है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ HMP। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या HMP, हेक्सोज मोनो फॉस्फेट पाथवे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।